हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल वाला में। आज का यह वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरह से उसका जो क्वेश्चन है सबको समझेंगे, सबको एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है व्यक्त करना है। ठीक है, क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब ऐसा गुणनखंड जो फिर भाज्य ना हो, फिर किसी से ना कटे, ऐसे गुणनखंड के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। चलिए, पहला जो दिया है वह दिया है 140। चलिए एकदम एकदम आसानी से इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हल लिख दिए 140। चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। पहले एक से लगाने से तो कोई फायदा है ये नहीं है, ना कोई नुकसान है। तो भैया हम फायदा नुकसान वाला काम काहे करेंगे जब फायदा हो ही नहीं रहा है। तो चलिए 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 70 बार में भैया कट गया। चलिए आगे फिर 2 से लगाएंगे, कटेगा तो हाँ कटेगा 35 बार में। फिर 2 से लगाएंगे, कटेगा ना भैया, नहीं कटेगा। कितना से कटेगा? 3 से तो नहीं, 4 से नहीं, 5 से तो हाँ, 5 से 7 बार में कटेगा। अब कोई से कटेगा तो नहीं। तो अब इसको लिखेंगे ऐसे, 2 गुना 5 गुना 7। अब दो दो दो, इसको भी यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो दो यहाँ पे 2 बार आया ना, तो 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 लिख दिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया आंसर, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। दूसरा इसमें है 156। चलिए इसको हल करते हैं जी। चलिए 156 को हल करेंगे। एक से लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं, तो 2 से लगाएंगे, 78 बार में लग गया। फिर 2 से लगाएंगे तो लगेगा कितना बार में? तो 39 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो लगेगा 3 से कितना बार में? तो 13 बार में। अब कोई से लगेगा? नहीं लगेगा। इसको लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 13। चूंकि 2 बार आया है, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13 अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए इसमें आगे तीसरा दिया है 38-25। चलिए इसको हल करते हैं जी, 38-25 को। ठीक है, इसको 2 से लगाएंगे तो लगेगा तो नहीं लगेगा। अभी 3 से लगाएंगे तो लगेगा तो हाँ, 3 से लगाएंगे तो एक बार में। 3 दूनी 6, 3 सौ 21, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाएंगे तो लगेगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा जी। किससे लगेगा जी? तो 5 से लगेगा। किससे लगेगा? 5 से लगेगा। इसको यहाँ पर लाइन पर कहीं एकरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब लगेगा किससे? तो 5 से। 5 से लगाएंगे जी तो कितना बार में लगेगा? ये हो गया पानी है। ठीक, 40 50 25, 85 बार में। फिर 5 से लगाएंगे तो लगेगा 17 बार में। इसको लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 17। अब 3 3 दो बार आया है, 5 5 भी 2 बार आया है, तो इसको लिख देंगे 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17। ये हमारा भाज्य गुणनखंड का आंसर हो गया। आगे चौथा प्रश्न है 5005। चलिए इसको हल करते हैं। एक से लगेगा नहीं, 2 से तो नहीं, 3 से तो नहीं, 4 से तो नहीं, 5 से लगेगा जी। तो हाँ जी, 5 से लगेगा। 5 से लगेगा एक बार में, 1000 एक बार में लग गया। अब 6 से तो नहीं, 7 से तो हाँ जी, 7 से आपको लगेगा कितना बार में? 143 बार में। अब किससे लगेगा? 11 से लगेगा 13 बार में। अब लगेगा तो नहीं। अब चलिए इसको लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हमारा हो गया भाज्य गुणनखंडन में व्यक्त। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसमें एक और प्रश्न है, अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। 2 से जिससे कटे, 3 से 4 से 5 से जिससे कटे बस उसको काटते जाना है। फिर उसको गुणनखंड के रूप में लिख देना है। जो 2 बार आया उसको पावर 2 कर देना है। 3 बार आएगा तो 3 पावर, 4 बार तो 4 पावर। बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एकदम हंसते खेलते मजे मजे में पढ़ लेना। चलिए अगला इसमें दिया है 74-29। चलिए इसको हल करते हैं जी। 74-29 को हल करते हैं। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं।
फिर डायरेक्ट लगेगा 17 से, इधर किसी से नहीं लगेगा, 17 से लगेगा 437 बार में, फिर लगेगा 19 से 23 बार में। ठीक है, अब चलिए इसको अभाज्य खंडन के रूप में लिखिए, 17 का गुना 19 गुना 23, इसमें कोई भी डबल बार नहीं आएगा, तो यही हमारा हो गया आंसर। अगर आता तो उसको स्क्वायर कर देते, 3 बार आता तो 3 स्क्वायर करते, 4 बार आता तो 4 स्क्वायर। इस तरह से पहला प्रश्न समाप्त। चलिए अब आगे दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, समझ आया तो कमेंट में लिखते चलिए। चलिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करें और जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, या जांच भी करना है। तो चलिए पहला प्रश्न दिया 26 और 91। चलिए करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। हल यहाँ पे लिख दिए, 26 है तो 26 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा जी? 2 गुना 13। 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा जी? 13 सते 91, यानी कि 7 गुना 13। ठीक है, अब दोनों में जो मिल गया वो हमारा होता है एचसीएफ। ठीक है, जो सार्वगुणनखंड जिसको बोल सकते हैं कि दोनों में जो गुणनखंड है वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो दोनों में 13 था तो एचसीएफ बराबर हो गया 13। अब एलसीएम बराबर क्या होगा? तो जो एचसीएफ आया है उसको लिख दीजिए और जो बच गया गुणनखंड में उसको लिख दीजिए। 2 और 7 बच गया। ठीक है, तो कितना हमको प्राप्त हो गया जी? 13 गुना 2 गुना 7, 13 गुना 26, 26 सते 182। ठीक है, हमारा एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182। ये तो हमारा निकल गया। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था, हम लोग ज्ञात कर लिए, लेकिन आगे बोल दिया अब इसमें की जांच भी कर दीजिए कि दो संख्या का गुणनफल, यानी कि दो संख्या 26 और 91 का गुणनफल, यानी कि 26 गुना 91 जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। एचसीएफ कितना हो गया? 13, एलसीएम 182। अगर ई बराबर ई आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए जांच यहाँ पे हम लोग लिख दिए और डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर डायरेक्ट दो संख्या 26 और 91 को लिख दिए और एलसीएम और एचसीएफ को लिख दिए। 26 और 91 को हम लोग गुना करेंगे तो आएगा हमको 3366, और इसको भी गुना करेंगे तो आएगा हमको 2366, सॉरी 33 नहीं 2366। तो ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। जांच में आ गया हमारा सही, आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न इसमें हम लोग को दिया है, क्या दिया है जी? 510 और दिया है 92। चलिए इसको हल करते हैं जी। चलिए पहले 510 का अभाज्य गुणनखंडन वही विधि से करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन में किए थे, तो आ जाएगा हमको 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, और 92 का हम लोग करेंगे तो आ जाएगा कितना जी? 2 गुना 2 गुना 23। अब जो सार्वगुणनखंड जो दोनों में मिल गया, एचसीएफ नहीं मिला तो एलसीएम, तो एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम बराबर हो गया एचसीएफ गुना जो बच गया सबको लिख दीजिए। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। अब इसको पूरा को गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 23460। हमारा एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 23460। अब जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या कौन कौन है? 510 और 92। एचसीएफ कितना है? 2, एलसीएम है 23460। अब चलिए दोनों को गुना करेंगे, 92 और 510 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 46920, और इसको अगर गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 46920, यानी कि दोनों हमारा हो गया बराबर, यानी कि जांच भी हमारा हो गया सही। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे।
चलिए बच्चों, इसी में देखिए तीसरा दिया है 336 और दिया है 54 का। चलिए हल करते हैं बच्चों। 336 का अगर हम लोग अभाज्य गुणन खंडन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। और 54 का जब अभाज्य गुणन खंडन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब जो सारा गुणनखंड है उसको छाटिए जी, तो 2 दोनों में है और 3 दोनों में है, ठीक है। यानी कि हमारा एचसीएफ बराबर हो गया 2 गुना 3 बराबर 6। अब एलसीएम बराबर कितना हो गया, तो 6 गुना जो बच गया बाकी सबको लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। अब इस सबको हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 3024। अब चलिए जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है 336 गुना 54 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम है 3024 गुना 6। अब दोनों को चलिए गुना करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 18144 और ये भी प्राप्त हो जाएगा। हमको गुना करना पे 18144, यानी कि दोनों आ गया बराबर। जांच सही है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। उम्मीद है अच्छे से समझ आया। कमेंट में चलिए लिखते चलिए। आगे तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न को करते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ जो है ज्ञात करिए। पहला दिया है 12, 15 और 21 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 12 का करेंगे, 15 का करेंगे और 21 का करेंगे, ठीक है। 12 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 3, ठीक है। 15 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना 5। 21 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना 7। सार्वगुणनखंड जो तीनों में शामिल है वह एचसीएफ है, अन्य सब एलसीएम है। तो तीनों में शामिल केवल 3 है, यानी कि एचसीएफ बराबर हो गया 3। एलसीएम बराबर जो एचसीएफ आया है उसको लिख दीजिए, बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। चलिए इस सब को अगर हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 420। यही हमारा हो गया आंसर। इसमें जांच वाच नहीं करने के लिए बोला है, केवल एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है। तो एलसीएफ आ गया 3, एलसीएम हमारा आ गया 420। चलिए आगे दूसरा प्रश्न इसी में है 17, 23 और 29 का। चलिए गुणनखंडन करते हैं। सॉरी 17 है ना जी, 17 तो 1 गुना 17, 23 को 1 गुना 23 और 29 को 1 गुना 29, ठीक है। सारा गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ 1। अब कहिएगा आप लोग कि एक गुना करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो हमको भाई एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का नियम है सारा गुणनखंड जो तीनों में शामिल है, ठीक है। तो एक तीनों में शामिल है ना जी, कम से कम एक तो कॉमन है ही। तो इसीलिए एक को हम लोग लिख दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर हमको हो गया 1 और एलसीएम बराबर हो गया 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29। अब इसको पूरा गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 11339। यही हमारा हो गया आंसर। चलिए इसी में अगला प्रश्न जो दिया है अब उसको भी देखा जाए। इसमें अगला प्रश्न देखिए दिया है बच्चों 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का चलिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलिए हल कर दिए। 8 का 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडन। 9 का हो जाएगा 3 गुना 3 और 25 का हो जाएगा 5 गुना 5। अब इसमें तीनों में कॉमन कौन है, 1 है। तो चलिए 1 को भी लिख देते हैं, काहे कि सारा गुणनखंडन हम लोग को चाहिए ना जी। तो 1 ही मिल रहा है जी, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर हो गया 1
एलसीएम बराबर 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24 दिया 72 बचे और उसके बाद फिर बचे। इस सब को गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1800। ये हमारा हो गया आंसर। एचसीएफ बराबर 1, एलसीएम बराबर कितना 1800। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न चौथा प्रश्न में दिया है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। तो एलसीएम 306 और 657 बराबर क्या होगा, यही ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, दिया है कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 और एलसीएम 306 657 बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो इसको याद कर लीजिएगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर N1 इन गुना N2। ठीक है, यानी कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहला क्वेश्चन में हम लोग जांच किए थे ना। ठीक है, नहीं, दूसरा क्वेश्चन में जांच किए थे, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जांच किए थे। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ तो दिया है, हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर N1 गुना N2, गुना में है तो यहाँ आ गया तो भाग में हो गया। हो गया ना जी, इसी फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को बना दिया। चलिए एलसीएम बराबर निकालना था तो वही एलसीएम छोड़ दिए, N1 गुना N2 दिया था, ये एचसीएफ गुना में था, नीचे आके भाग में हो गया। चलिए N1 N2 कितना दिया है जी, तो 306 गुना 657। एचसीएफ कितना दिया है तो 9। चलिए इसमें देखिए कोई काट रहा है तो काट के देखिए, कोई कट रहा है जी। तो 9 चौके 36, 9 तिया 27, 3 बार में 27, 3 हासिल 6, 3 चौके 9 चौके 36, यानी कि 34 बार में कटा, यानी कि 34 गुना 657 बराबर जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो आएगा 22,338। ठीक है, 22,338, यानी कि एलसीएम बराबर हमको प्राप्त हो गया 22,338। आंसर कुछ नहीं किए, जो फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, वही फॉर्मूला है। चूंकि इसमें हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को छोड़ दिए, दो संख्याओं का गुणनफल कर दिए और यहाँ एचसीएफ गुना में भाग में कर दिए, बस यही फॉर्मूला पर बाकी बैठा दिए। काट कुट जो हो रहा हो गया, गुना कर दिए, आ गया 22,338 ही हमारा आंसर। चलिए आगे पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जांच करिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या जो 6n है वह 0 पर समाप्त होगा, वह जो है ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, 6n जो है 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो जो संख्या 0 पर समाप्त होता है वह 2 गुना 5 के रूप का होता है। जो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होता है वह 2 गुना 5 के रूप का होता है, यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 होता है, केवल 5 होता है, या फिर 2 और 5 दोनों होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए 6n बोल रहा है, तो 6n का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अगर 2 आएगा केवल तो 0 पर समाप्त होगा, अगर केवल 5 आएगा तो 0 पर समाप्त होगा, अगर केवल 2 और 5 आएगा तो समाप्त होगा, अन्य कोई भी आ जाए तो समाप्त नहीं होगा। चलिए 6n का अभाज्य गुणनखंडन अगर हम लोग करेंगे क्या प्राप्त होगा जी,
तो 2 गुना 3n यही ना प्राप्त होगा। तो हम अगर ये बता दिए कि हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होता है वह क्या होता है जी, 2 गुना 5 के रूप का होता है, ठीक है, या फिर केवल 2 के रूप का होता है, या फिर केवल 5 के रूप का होता है, या फिर केवल 2 गुना 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही केवल कह देंगे तो सॉल्व नहीं होगा ना, वो चेकर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे लिख दिया। इसीलिए इसको हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होता है वह 2 गुना 5 या 2 गुना 2 या 5 गुना 5 या 5 गुना 2, यही 4 को स्थिति हो सकता है के रूप का होता है, ठीक है। जो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होगा वह जो है 2 गुना 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको 2 गुना 3 के रूप का आ गया, 2 तो आ गया था लेकिन 3 काहे लाया जी, ये आ गया तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आगे हम लोग इसमें लिख देंगे कि अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, यही हमारा हो गया आंसर। अब काहे नहीं समाप्त हो रहा है आप लोग को तो पता चलिए गया होगा, और नहीं पता चला है तो कमेंटवा में लिख दीजिए, फिर से उसको कंफ्यूजन को दूर कर देंगे आपका पर्सनली, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, तो क्यों है, ठीक है। यही हम लोग को व्याख्या करना है। चलिए हल करते हैं। पहला स्थिति देखिए दिया है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग देखिए कॉमन कुछ हो रहा है तो कॉमन लीजिए, तो पहले तो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो कॉमन लिए तो 7 गुना 11 प्लस 7 गुना 11 प्लस 1, यही आएगा ना, ठीक है। यानी कि 13 जो है 7 गुना 11 प्लस 1 का जो है एक गुणनखंड है। चलिए आगे इसको गुना करेंगे तो 13 गुना 11 × 7 = 77 प्लस 1 = 78, यानी 13 गुना 78 हो गया, यानी कि 13 एक गुणनखंड है, ठीक है। तो जब अन्य गुणनखंड मिल गया तो यह भाज्य संख्या तो होगा, ठीक है, भाज्य संख्या तो होगा। भाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या होता है, भाज्य संख्या का डिफिनीशन यही होता है कि जिसके कम से कम 3 विभाजक हो वही भाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसे लिखेंगे कि चूंकि यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में एक के अलावा 2 अन्य गुणनखंड है, 2 अन्य गुणनखंड हैं, ठीक है, गुणनखंड है। इसीलिए जिसका एक के अलावा 2 अन्य गुणनखंड हो जाता है वह भाज्य संख्या ही होता है। पहला तो प्रूव हो गया। अब दूसरा स्थिति क्या था
दूसरा बोल रहा है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब चलिए इसमें भी कॉमन होगा क्या, तो 5 तो कॉमन हो ही जाएगा। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। अब 5 गुना इस सब को अगर हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 1009। यानी कि 5 भी एक अन्य गुणनखंड हो गया। तो इसको भी वही लिख देंगे कि चूंकि चूंकि यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि क्यों है जी, क्योंकि इसके गुणनखंड में इसके गुणनखंड में एक के अलावा दो अन्य गुणनखंड, दो अन्य गुणनखंड हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 है, क्योंकि इसका एक अन्य गुणनखंड 5 है, और इसमें क्योंकि इसका अन्य गुणनखंड 13 है, इसीलिए भाज्य संख्या है। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ आया? कमेंट में चलिए लिखते चलिए। चलिए आगे इसका एक लास्ट प्रश्न बचा है बच्चों, उसको देख लेते हैं, फिर अगला प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। चलिए बच्चों, इसमें अंतिम प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता बनाया हुआ एक मैदान है, और उसके चारों ओर जो है रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है, सोनिया जो है सुबह सुबह वॉकिंग करने जाती है और उस मैदान का जो वृत्ताकार पथ है उस पर एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट, यानी कि कम समय लगता है इसको। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों, सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, या चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना शुरू करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे जो है प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। ठीक है, ये वृत्ताकार मैदान है, इसी पर एक पथ है। ठीक है, सोनिया को लगा 18 मिनट और रवि को कितना लगा जी, 12 मिनट लग गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सोनिया और रवि को एक स्थान पर से चलाने के लिए कहते हैं कि दोनों जो है एक ही स्थान पर से चलो, एक ही समय शुरू करो चलना और एक ही दिशा में चलो। तो कितने समय बाद ये दोनों यही स्थान पर आके मिलेगा, क्योंकि सोनिया को ज्यादा समय लगता है, धीरे धीरे चलती है, रवि को कम समय लगता है, तो वह तेज चलता है। तो दोनों जब एक ही समय में चलेगा, एक ही दिशा में चलेगा, तो कितना समय लगेगा कि दोनों जो है यहाँ प्रारंभिक स्थान जहां से चलना शुरू किया था वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसको ऐसे हल करेंगे कि सोनिया को कितना समय लगा जी, तो 18 मिनट, और रवि को कितना समय लगा जी, तो 12 मिनट। ठीक है, जब दोनों एक स्थान पर, दोनों एक समय एक स्थान, एक समय एक स्थान पर दोनों को चलाएंगे, यानी कि एलसीएम एक के लगा 18 मिनट से एक के लगा 12 मिनट से, दोनों को एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा वही लगेगा समय पहुंचने में दोनों को। ठीक है, चलिए तो एलसीएम 18 और 12 को निकाल रहे हैं, तो
18 का अभाज्य गुणनखंडन हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। 12 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3। अब एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ ज्ञात होना जरूरी है, इसलिए एचसीएफ पहले ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ सार्वगुणनखंड होता है, ठीक है। यानी कि 2 और 3 हमारा हो गया एचसीएफ। 2 गुना 3 बराबर 6, ठीक है। अब एलसीएम की बारी, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ 6 गुना जो बचा है 3 गुना, एचसीएफ बराबर 6 हो गया। अब एक में 3 बचल है, एक में 2, 3 और 6, 6 तिया 18 दूना 36। यानी कि दोनों का एलसीएम हमको क्या प्राप्त हुआ जी? 36। यानी कि रवि और सोनिया एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करेंगे तो 36 मिनट बाद दोनों एक स्थान पर, जहां से शुरू किए थे उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। यानी कि समय जो लगेगा वह 36 मिनट लगेगा। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस एलसीएम दोनों का निकाल दिए, वही हो गया। या फिर इसको ऐसे भी 18 12 का एलसीएम करेंगे तो 36 डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें जो नियम बताया गया है उसी नियम से चलना है, ठीक है। अब डायरेक्टली ऐसे ही 36 निकाल के लिख देंगे तो जो चेकर है वह तो आपको अच्छा से स्कोर नहीं कर पाइएगा, वो अच्छा से दे नहीं पाएगा नंबर। क्योंकि इसीलिए इतना लिखना, सजा के लिखना, समझाना, एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया है। कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप लोग बता दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर गुरुकुल वाला पर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्हें आवश्यकता है मैथ पढ़ना है उनके पास इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं फिर।